नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी SSC PET की परीक्षा जो 2022 में अक्टूबर में होने वाली है उसको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई जा रही है। यह वीडियो भारतीय इतिहास की प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें जो सिलेबस यूपी SSC PET में दिया हुआ है उसको ध्यान में देकर बनाई जा रही है। ये पूरा जो है उसका प्रैक्टिस सेट है। आप बाकायदा क्वेश्चन वाइज जो है आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है सिंधु घाटी सभ्यता से है। जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है इसमें दिए हुए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जो कि लोथल की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, RS राव और डी नंबर है RS भीष्ट। और यह क्वेश्चन जो है ये यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो सेकंड पेपर में हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RS राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं कि अहमदाबाद ज़िले के गुजरात के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर जो है दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल, जिसकी खोज सर्वप्रथम जो है RS राव ने 1954 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। तो उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो आपको जो टिक करना है वो टिक करना है आपको धौलावीरा। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि हड़प्पा काल का धौलावीरा जो नगर है ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, और यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप में कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में धौलावीरा की जगह कोटदा टिम्बा दे दे तो आपको कोटदा टिम्बा ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करते थे। दूसरा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जो है कवर करती है। अगला क्वेश्चन है अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है सिंधु घाटी के लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने में पालते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो कपास उत्पादन करते थे। ठीक है, सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी एवं आंतरिक विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति में पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसमें दिया है धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद एवं योग वेद। तो जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया है। तो उपवेद मुख्यतः जो है 4 हैं, वो हैं अथर्ववेद आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद और स्थापत्य वेद और शास्त्रार्थ या धनुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा से, धनुर्वेद नृत्य संगीत से, शिल्पवेद जो है भवन निर्माण से है, शस्त्रास्त्र वेद जो है युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र जो है ये किसके वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। तो ये जो वैदिक देवता जो इंद्र हैं ये वर्षा या चक्रवात के देवता थे। ठीक है, आइए अगले देखते हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वो है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी जो देवता थे वो इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला कहा जाता था। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हें विजय दिलाई थी। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका गाय का दूध, दूसरा है गाय का गोबर, तीसरा है गाय का घी, तो चौथा है तुलसी। तो गाय के दूध
दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ जो है ये पंचगव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण, चौथा है उपनिषद। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण और 33 ब्राह्मण के किसके मूल पाठ हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये जो हैं यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसायन या ज्ञवल्क्य जो हैं ये माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है दोस्तों वो ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौसुतकी, यजुर्वेद में शतपथ व तैत्तिरीय और सामवेद का जो है वो पंचविंश अर्थात पंचविंश व अथर्ववेद का गोपद है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है दोस्तों वो आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद जो हैं वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यहाँ सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है तथा मंत्रों की संख्या जो है 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री देवता को या शिव जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है, यह रचित माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में जो मांडवी थी तो दोस्तों वो भरत की पत्नी थी। ठीक है, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला जो थी लक्ष्मण की तथा सुतकीर्ति जो थी वो शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो महाभारत में जो वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो दोस्तों 18 दिन लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का जो युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है 18 दिन लड़ा गया था। अब हम बात करेंगे जो अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो है बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर जो स्थित बौद्ध स्थल था वो था दोस्तों बोध गया। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वह बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तभी से यह स्थल गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा इस शहर को जो है विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ बौद्ध स्थलों में से क्यों है? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। दूसरा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। चौथा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो दोस्तों ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था या किस नाम से जो है जाने लगे? तो जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया था? तो वो जो है दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक है, और इसमें हम जो देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट में दिया हुआ कि इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि मंदिर को जो है उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो सारनाथ ही होगा यहाँ पे जो। तो आप जो है अगर चाहें तो बी नंबर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कुशीनगर में हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में जो है 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण जो है हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कुशीनारा। अभी हम पीछे का क्वेश्चन देख के आ रहे हैं, ठीक है। कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनाथ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध का जो जन्म सारनाथ में हुआ था। गौतम बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका जो आंसर यही हो जाएगा कि उन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। इसके आप ये जो है ये वाला टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर है जो दोस्तों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों ये सारनाथ में ही दिया हुआ था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो अपने मत की जो आधारशिला दोस्तों कहाँ रखी थी? तो वो सारनाथ में ही रखी थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र वही मतलब कि धर्म प्रवर्तन सूत्र का उपदेश जो है कहाँ दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का जो उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से जो नहीं है? तो वो जो है अभिधम्म टीका है, शुद्ध पिटक है और विनय पिटक है। लेकिन ये उपासका पिटक जो है ये इसमें त्रिपिटक में नहीं है। तो पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट जो है कहा जाता था, जिसमें शामिल थे शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी संख्या जो है भाषा पाली में थी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है दोस्तों ये जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रजापारमिता सूत्र की रचना की, जिन्हें शून्यवादी सापेक्षवाद का जो प्रतिपादन किया गया था। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वाराणसी हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी अर्थात काशी को विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की जो है राजधानी थी।
अगला क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो उनका जो नाम था वो दोस्तों जीवक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका डिस्क्रिप्शन यह है कि जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। यह गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार जो था मगध का राजा था तथा अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अब हम देखते हैं जैन धर्म। अब यहाँ हमारा बुद्ध धर्म खत्म हो गया है। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म में किसके? महावीर के बारे में, उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो दोस्तों ऋषभ पंत थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव या आदिनाथ जो थे माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में जैन का जो है आंदोलन का प्रवर्तन किया था। 24वें जैन तीर्थंकर 24 जैन तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो दोस्तों हमारे महावीर जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में 3 रत्न जो है त्रिरत्न दिए गए हैं, उनमें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो वो क्या है? तो वो हो जाएंगे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो है हो जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सुख दुख में स्वभाव को सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति ही जीव का अंतिम लक्ष्य होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य जिसका अर्थ है उसका अर्थ है कि इच्छाओं पर विजयी पा लेना। कैवल्य का अर्थ है जो है इच्छाओं पर विजयी पा लेना। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य जो है इच्छाओं पर विजय प्राप्ति करने का किया जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से ही कैवल्य संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है मौर्य वंश में। और मौर्य वंश में जो है सम्राट अशोक के बारे में अगर आपने जो है सिलेबस नहीं देखा है तो अंदर जाइए चैनल के, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, तो और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बना रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, आपकी पेट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मौर्य वंश में जो सम्राट के बारे में दिया, तो इसमें जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश से था? तो जो मेगास्थनीज था वो दोस्तों ग्रीस देश से था। ठीक है, मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जो था वो इंडिका था। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस से दोस्ती वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध में 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी की अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मतलब कि जो इनकी जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसको जो है जो हिंदी में अनुवाद किया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने जो है मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय के उल्लेख करता है? तो वो जो है दोस्तों 13वां इनका जो शिलालेख है वो कलिंग विजय का बारे में वर्णन करता है। तो कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। विजय परांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र जो है स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजस्थानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की जो थी जौगढ़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जो कलिंग थी वो दोस्तों उसकी जो राजधानी उस समय थी वो तोसली थी। ठीक है,
तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली जो उड़ीसा में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो जो था दोस्तों कामरूप जो था वो अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। उपयुक्त विकल्पों में से अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो कामरूप पहला ऐतिहासिक स्थल ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति के में मिलता है, जहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत देविका और समतट के साथ वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है नहीं हुआ है? तो जो शाहबाजी गढ़ी का शिलालेख है उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का सही वो जो है प्रयोग नहीं किया गया। अशोक के 14 बृहद शिलालेख में विभिन्न राज्याज्ञाएँ शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी आरमेइक से उत्पन्न हुई हैं। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजाई तहसील में स्थित है, अभी भी स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो था वो दोस्तों 13वां शिलालेख था, जिसमें जो है अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा लेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का जो है वर्णन है। इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है वो स्तंभ है। ठीक है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोच्च मुद्दा सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष स्तंभ कहाँ पर है? तो वो जो सारनाथ में स्थित है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं, सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर स्थित थी? तो मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर आधारित थी। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। देवनाम प्रिय किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय जो दोस्तों वो अशोक को कहा गया था। देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा गया था। अशोक को पियदस्सी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक का धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? तो जो हैं वराहमिहिर और कालिदास ये जो थे दोस्तों विक्रमादित्य के दरबार के हिस्से थे। ठीक है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पहले तो यही देख लीजिए कि गुप्त सम्राट जो विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। और कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकर्पर, छपुड़क, शंकु, वररुचि तथा वेताल भट्ट नवरत्नों में ये भी शामिल थे। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम के किताब जो है उसके लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो दोस्तों कालिदास हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कवि कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के अतिरिक्त
विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम कुमार संभवन मेघदूतम एवं ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त थी जो सॉरी इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री तथा वाक्यटक रत्नारेश रुद्रसेन द्वितीय की जो है पत्नी थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता। तो इसके अलावा मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे जो हैं उनको सभी को जाना जाता था, लेकिन उनमें से कौन नहीं है? तो वो जो है समुद्रगुप्त जो हैं वो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार नहीं थे। बाकी जो है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये सभी एक ही नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है, आइए देखते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त, हमने आपसे कहा था कि ये सभी एक ही नाम है। एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका वास्तविक नाम जो था विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य या कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। अगला हमारा टॉपिक हो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन में आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। तो कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन का शासक कौन था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की जो है स्थापना हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग आया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन में 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा वो 5 इंडीज कौन से हैं? तो वो जो हो जाएंगे आपके दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 इंडीज जो हैं ये हर्षवर्धन के नियंत्रण में थे। हर्षवर्धन देखिए डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को नियंत्रण में लिया था। ठीक है, जिसने सम्मिलित हैं कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक जो हैं दोस्तों वो बाण हैं। बाण जो हैं ये कादम्बरी के लेखक हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे? तो ये सम्राट हर्ष के दरबारी थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है मिलती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूत काल। राजपूत काल में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन कि कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप से प्रसिद्ध है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो तमिल साहित्य, दूसरा वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तमिल साहित्य जो हो जाएगा संगम साहित्य के रूप में जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तमिल साहित्य संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य को ही जो है संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया जाता था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है। ये पूछ सकता है कि भगवान जो विरूपाक्ष मंदिर ये किस भगवान को समर्पित है? तो यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किस नदी के किनारे स्थित है ये भी देखना है कि किनारे दक्षिण हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम जो शासक था, चोल शासक, इसने जो है चोल झील का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप उन्हें चोल गंगम नामक झील का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको जो कहा जाता था वेल्लन वगाई कहा जाता था। जैन सभा को दान दी जाने वाली भूमि को जो है वेल्लन वगाई कहा जाता था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभा को दान दी जाने वाली भूमि को पलिच्छादानम या पलिच्छंदयन कहा जाता था। सॉरी, ये थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ सॉरी, उसको जो है दोस्तों ये कहा जाता था पलिच्छादानम। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा। और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को जो है दोस्तों वेल्लन वगाई कहा जाता था। पढ़े थे, यही थोड़ा गलती हो जाती है, माफ़ करिएगा। स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान की गई भूमि को जो है शाला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, पाल वंश का शासक कौन था? तो पाल वंश का जो शासक था वो दोस्तों गोपाल था। पाल वंश का शासक गोपाल था। गोपाल ने 750 से 1770 ईस्वी तक जो है शासन किया था। वो बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित? तो पाल साम्राज्य था वो दोस्तों भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किसने की? तो आपको लगाना है धर्मपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन किसका था? तो दिल्ली पर शासन था जो 12वीं शताब्दी में तोमर वंश का शासन था दिल्ली में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तोमर वंश का शासक था। इस वंश का शासक आरंभिक 12वीं शताब्दी के आरंभ से 1165 तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो था अनंगपाल था। तो यहाँ तक जो था हमारा प्राचीन भारत का जो टॉपिक था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। प्राचीन भारत में जो विविध क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं, और कल हम जो है मध्यकालीन भारत की जो है टॉपिक जो दिए हुए हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल में। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला जो है शहर स्थित है? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, तक्षशिला शहर सिंधु व झेलम नदियों के बीच में अवस्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है और तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आंभी का संबंध जो है तक्षशिला से ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? तो भारत में जो नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी है वो भीमबेटका से मिलती है। और भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अभी भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत श्रृंखला में पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को की जो है विश्व विरासत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और शायद ये लास्ट ही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, और यहीं से आपका प्राचीन भारत का जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश की पहचान करें। तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की और उनके प्रभुत्व दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विविध के शहर में जो शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियन को भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो वो कौन सा शासनकाल है? तो आइए देखते हैं। तो वो शासनकाल जो है दोस्तों शुंग जो है
शुंग शासनकाल है, शुंग राजवंश है जो ऐसा किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश का जो अंतिम सम्राट था वो देवभूति था और शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार आपका प्राचीन भारत में जितने भी टॉपिक दिए हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये सभी जो है हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया इस वीडियो में। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो मध्यकालीन भारत की जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं मैं उनको कंबाइंड करके एक ही क्लास में जो है प्रोवाइड करा दूँगा। तो बने रहिए वीडियो में, और कल ये वीडियो जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।